हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारी जो टॉप 85 टॉपिक की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत में पहला टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे यूएनओ मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम थोड़ा इससे आगे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पे आज हम बात करेंगे। लेकिन लास्ट क्लास में जो मैंने आपको यूएनओ पढ़ाया था उसकी मैंने आपको बताया था कि 6 अंग हैं। सबसे जो प्रमुख अंग होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है आपका महासभा, दूसरी आपकी होती है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। लेकिन इसके 4 और अंग हैं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको 2-3 बात आपको यहाँ पे नोट करनी, ठीक है। इसका जो तीसरा अंग है उसे हम बोलते हैं सामाजिक, आपको नोट कर लेना है, सामाजिक व आर्थिक परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद, ध्यान रखना, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक परिषद की हम बात करते हैं तो भाई इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। एक बात ही ध्यान रखना, इसके जो सदस्य हैं, इसके 54 इसके सदस्य हैं, 54 इसके मेंबर हैं। इस सामाजिक और आर्थिक परिषद को ही ध्यान रखना बे, इसी को ही यूएनओ का इसे हृदय कहा जाता है। एक बात आप ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है ये कार्य क्या करता है, एक बात आप ये नोट कर, ठीक है। ये क्या बे, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, ये सामाजिक और आर्थिक सहयोग करने का काम करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सामाजिक व आर्थिक सहयोग करने का ही काम करता है। इसके बारे में आप इतनी बात आप यहां पे ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए देखिए, अगला जो यहां पे इसका अंग है, जो इसका अगला अंग है वो होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अगला जो इसका अंग है, हालांकि देखो यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कभी कभी पूछ लेता है, बाकी ये सब थोड़ा कम ही पूछता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लिख लो आप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करता है, देखिए इसकी सबसे पहले आप याद रखना, इसकी जो स्थापना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है यहाँ पे 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना पे। इसका जो मुख्यालय है, वो आपका हेग में है, कहाँ, नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। आप एक बात ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें जो न्यायालय है, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखना पे, इसमें टोटल 15 इसमें आपके न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। 9 साल तक ये काम करते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि इसके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। यही यूएनओ का एक सबसे बड़ा फॉल्ट आप कह सकते हो, जहां हम एक तरह से हम देख रहे थे कि जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, अगर उसने कोई चीज पास कर दी है, जो केवल 5 जो उसके महत्वपूर्ण सदस्य थे उन्होंने पास कर दिया, तो वो चीज लागू हो जाएगी। और वो क्या है, एक बाध्यकारी संस्था है, पूरे विश्व के लिए बाध्यकारी कानून जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल ही बना रही है। पूरा देश यूएनओ से जिस वजह से डर रहा है या जिस वजह से इसकी बातों को मानता है, वो तो इसका सिक्योरिटी परिषद, सुरक्षा काउंसिल ही है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बता दिया था, ठीक है। लेकिन जबकि होना क्या चाहिए था, उसके केवल 5 मेंबर हैं जो शक्तिशाली बदमाश हैं, जो 5 बदमाश हैं, उसकी वजह से ही लोग उसकी बातों को मानते हैं। मैंने आपको समझाया था। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके जो निर्णय हैं वो बाध्यकारी होने चाहिए हैं, लेकिन इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। यही से हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यूएनओ की अपनी क्या यहाँ पे तानाशाही नजर में आती है, ठीक। चलिए, जो भी बोला तो इसके निर्णय क्या था, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। आप ध्यान रखना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अभी तक 4 जो भारतीय हैं, ठीक है, अभी तक 4 भारतीयों ने भी इसके न्यायाधीश का पद संभाला है। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले जो थे उनका नाम था नागेंद्र सिंह, ठीक है। नागेंद्र सिंह ये पहले इसमें रहे थे। दूसरे नंबर पे थे BN राव, आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे थे RS पाठक तीसरे नंबर पे थे। और चौथे अभी वर्तमान में दलवीर भंडारी जो हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी न्यायालय है, इसके 15 सदस्यों में से एक क्या है, इसके सदस्य हैं, मतलब यहाँ पे न्यायाधीश हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए भाई, इसके अलावा इसकी एक और संस्था है जो आपको थोड़ा सा, आपको मैं इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं रहा हूं, ठीक है। उसे बोलते हैं न्यास परिषद। क्या बोलते हैं उसका पे, अगली जो संस्था है उसे न्यास या न्यासी परिषद कहते हैं। न्यास
परिषद, ठीक है। ये ट्रस्टशिप काउंसिल से कहा जाता है अंग्रेजी में, ट्रस्टशिप काउंसिल से अंग्रेजी में कहा जाता है। आप एक बात ध्यान रखना, जो यूएनओ है, यूएनओ के आपके जो 6 अंग हैं उसमें से एकमात्र ये अंग है जो अब काम नहीं करता है। 1999 के बाद ये जो अंग है ये अब काम नहीं करता इसका, ठीक है। एक्चुअली ये काम क्या करता था पहले से, यहाँ पे जो प्रथम जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ जो गरीब देश जो बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे उनकी मदद करता था, जो गुलाम थे उनकी मदद करता था। लेकिन अब विश्व के अंदर कोई भी ऐसा गुलाम देश नहीं है ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसलिए अब ये जो काउंसिल है ये आपके काम अब नहीं करती है। आप एक बात ये ध्यान रखना, मतलब यूएनओ के जो आपके अंग हैं 6 अंगों में से न्यास परिषद अब वर्तमान में काम नहीं करती है। अगला और आखिरी जो होता है वो होता है आपका सचिवालय। सचिवालय होता है, ध्यान रखना आप ये सचिवालय क्या होता है। सचिवालय उस बॉडी को कहा जाता है या उस कमरे को कहा जाता है जिसके अंदर ऐसे लोग बैठे होते हैं जो इसके प्रशासन का काम देखते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो प्रशासनिक काम देखते हैं, प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। आप एक बात ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, आप सचिवालय कहते हैं, ठीक है। ये प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं। आप ये समझ लीजिए जैसे आपका मंत्री परिषद होता है ना, ठीक है, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए जैसे मंत्री परिषद होता है ना, ऐसे ही राज्य के जितने भी प्रशासनिक कार्य है उनके देखरेख करने के लिए एक सचिवालय होता है। जैसे अपना सचिवालय कहाँ है, अपने उत्तराखंड का सचिवालय कहाँ, अपना देहरादून के अंदर है, ठीक। चलिए, और देखिए अभी इसके अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है। और देखिए अभी ये जो बहुत सारे मेंबर हैं इनका एक प्रमुख होता है, ठीक है। सचिवालय के अंदर जितने भी प्रमुख जो मेंबर हैं इनका एक प्रमुख होता है, उसी को ही महासचिव कहा जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को महासचिव कहते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो महासचिव, ठीक है, जो सचिवालय का जो सबसे पहला महासचिव था उनका नाम था त्रिगवैली। क्या था त्रिगवैली इसके पहले महासचिव थे। और वर्तमान जो महासचिव यहाँ पे उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस जो था वो इनका नाम है। आप ध्यान रखना, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये आपका न्यास परिषद रही, ये आपका यहाँ पे सचिवालय रहा, ठीक। चलिए, ये भी आपको थोड़ा सा नोट करना है। अब हम जो बातचीत शुरू करते हैं वो हम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पे बातचीत हमारी शुरू होगी। चलिए, अब हमारी बातचीत शुरू होगी आज के मेन टॉपिक पे जो रहेगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ। जब मैं आईएमएफ की बात करता हूं तो इसके नाम से ही मुझे कुछ बातें तो समझ में आ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोले तो विश्व स्तर पे, मुद्रा बोले तो पैसा, कोष बोले तो भंडार। विश्व स्तर पे पैसे का भंडार अगर किसी सज्जन के पास है तो भाई वो सज्जन आपका कौन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही है। अगर मैं चंद शब्दों में इसका आपको परिचय करवा दूं तो मैं आपसे ये बोलूंगा ये एक ऐसा सज्जन है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा एक देश के अंदर आरबीआई काम करती है। आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारे देश में आरबीआई काम करती है वैसा ही काम जो है ये विश्व के अंदर आईएमएफ काम करता है। अब सवाल ये आता है, सर ये आरबीआई कैसा काम करती है? ध्यान रखना, देश के अंदर पैसे का जो प्रवाह है, देश के अंदर पैसे का जो प्रवाह है, ना तो देश में पैसा बहुत ज़्यादा आना चाहिए है, मतलब लोगों के पास ना तो पैसा बहुत ज़्यादा आना चाहिए है, ना तो लोगों के पास पैसा बहुत कम आना चाहिए है। इसी को बोलते हैं पैसे का फ्लो, पैसे का प्रवाह, ठीक है। तो देश के अंदर पैसे का प्रवाह ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए है, पैसे का प्रवाह ना तो बहुत कम होना चाहिए है। इसी को नियंत्रण करने के लिए जो संस्था काम करती है उसे आरबीआई बोलते हैं। सेम ऐसे ही पूरे विश्व में पैसे का जो प्रवाह है वो ना तो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए है, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए है, ठीक है। इसके लिए जो सज्जन काम करता है उस सज्जन का नाम आपका है आईएमएफ। अगर देश के अंदर पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? देखिए, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे, जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको तो खरीदेंगे, लेकिन जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको भी हम खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है, हम लोग नॉर्मली हम ये करते हैं, हमारे जेब में जब पैसा होता है, हमें नॉर्मली अगर एक जींस की जरूरत है तो भैया मेरे जेब में पैसा बहुत है तो हम जाके 4 जींस खरीद लेंगे। तो जब यानी कि पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो भैया मांग बढ़ने से क्या होता है, कीमत बढ़ती है, और कीमत जो बढ़ेगी उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, यानी कि महंगाई बोलते हैं। आपको समझ आ रही, ठीक है। तो
देश के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो पैसे का फ्लो है उसमें ज्यादा पैसा, लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, ना तो पैसा बहुत कम होना चाहिए। अगर बहुत पैसा कम हो जाएगा लोगों के पास तो भैया भुखमरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए देश में जो सस्ता काम करती है उसे आरबीआई बोलते हैं, और विश्व स्तर पर जो काम करती है उस सज्जन का नाम है आईएमएफ। एक्चुअली हुआ क्या देखिए यहाँ पे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हुआ, ठीक है, 1944-45 के टाइम पे, 44 में तो चरम पे था, ठीक है, और 45 में जब ये लगभग खत्म हुआ तो उस दौरान विश्व में बहुत सारे देश क्या हो गए, उनकी स्थिति जो थी वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी में आ गई, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में इसी दौरान कब 1944 में, ठीक है, एक जगह पड़ती है, सब बोलते हैं ब्रेटन वुड्स। क्या बोलते हैं इसका पे, ब्रेटन वुड्स इसे कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स, ठीक है। ब्रेटन वुड्स के अंदर एक सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन के बाद दो संस्थाओं का उदय हुआ। एक संस्था हुई आपकी आईएमएफ और दूसरी संस्था हुई आपके यहाँ पे विश्व बैंक। ये दोनों लगभग एक जैसे होने के बावजूद भी इनके काम एक जैसे नहीं होते हैं, समझाता हूं देखिए यहाँ पे। तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन आपका 1944 में, इसके बाद दो संस्थाओं का उदय हुआ। एक संस्था हुई आपके आईएमएफ और दूसरी संस्था हुई कौन सी यहाँ पे, विश्व बैंक। ठीक हो गया है, चलिए, ठीक है। क्योंकि इन दोनों संस्थाओं का जो उदय है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ है, इसीलिए इन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की ट्विन्स कहा जाता है। आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आईएमएफ और विश्व बैंक है ये अलग किस तरह से, ध्यान रखना, इन दोनों का ही जो काम है वो है लोन देना, ठीक है। इन दोनों का ही काम क्या है, लोन देना, इन दोनों का ही काम है। लेकिन ये सज्जन जो है ये एक अलग काम के लिए लोन देते हैं और ये सज्जन किसी अलग काम के लिए लोन देते हैं। मतलब इनके लोन देने तो लोन का ही काम, लोन ही देते हैं, लेकिन ये अलग अलग हिसाब से लोन देते हैं। ध्यान रखें, अगर किसी देश के पास विदेशों से कुछ भी खरीदना है, ठीक है, विदेशों से कुछ खरीदने के लिए अगर पैसा नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग पेट्रोल जो है उसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम उसको निर्यात ही करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम मंगाते, पेट्रोल का ज़्यादातर निर्यात करते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम उसका निर्यात हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। पे जब भी हमें विदेशों से कुछ खरीदना है और उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोन लेने के लिए कहाँ जाएंगे, आईएमएफ के पास जाएंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाएंगे। इसी को ही बोलते हैं भुगतान संतुलन। इसी क्या बोलते हैं, इसी को ही भुगतान संतुलन कहा जाता है। मतलब जब हमारे पास भुगतान करने के लिए पैसा ना हो तब आईएमएफ क्या करेगा, हमको लोन देगा, हम कहेगा भैया ये लो आपके पैसे, मतलब ये उधार ले लो और क्या करो, अपने भुगतान को संतुलन में लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली यहां पे भुगतान संतुलन, ये भुगतान, ठीक है, लिखो, ये भुगतान संतुलन के लिए लोन देता है, संतुलन के लिए लोन देता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये जब लोन देता है तो ये अपनी कुछ शर्तों के साथ में लोन देता है। बहुत खतरनाक आदमी है ये, ठीक है, ये अपनी कुछ शर्तों के साथ में लोन देता है। क्या इन शर्तों का खामियाजा कभी हमें भी भुगतना पड़ा है, हमारे देश को भी भुगतना पड़ा है? जी हां, ध्यान रखना पे 1990-91 के समय जब हमारे देश में मंदी का दौर था, ठीक है, जब हमारे देश में क्या था पे मंदी का दौर था, तब हमारे पास भुगतान संतुलन के लिए पैसा नहीं था। हमारे देश के पास केवल उतना ही पैसा था कि हम अगले 15 दिन तक ही हम अपना गुजर बसर कर सकते हैं, मतलब केवल अगले 15 दिन तक ही हम विदेशों से सामान मंगा सकते हैं, हमारे पास उतना ही पैसा था, ठीक है। इसलिए इस आईएमएफ ने अपनी शर्त रखी कि भाई तुम अपने देश के अंदर, ठीक है, अपने देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन लेकर के आओ, ठीक है, अपने देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन लेकर के आओ, अपने देश के अंदर, ठीक है, अपने देश की जो पॉलिसी है उसको थोड़ा चेंज करो, ठीक है। हमारी भी मजबूरी थी भैया, इसलिए हमको इसकी शरण में जाना पड़ा और हमने इसकी शर्तों को माना और हमारे देश में 1991
91-92 के टाइम पे, ठीक है 1992 में फाइनली हमारे देश में एक नई पॉलिसी लागू हुई, जिसे हम बोलते हैं एलपीजी की पॉलिसी, ठीक है। तो एलपीजी जो है भारत के अंदर बेसिकली वो आईएमएफ ही देना आप इसमें, ठीक है। एलपीजी की पॉलिसी जब 1992 के अंदर ये लागू हुई थी, ठीक है। इस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नरसिम्हा राव, और इस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे वो थे अपने मनमोहन सिंह, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है। ये जो आईएमएफ लोन देता है भुगतान संतुलन के देता है, अपनी शर्तों के साथ में देता है, और ये क्या करता है बहुत महंगा लोन देता है और कम समय के लिए लोन देता है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे सर एक ये आदमी भी तो है, हमारे पास अगर इतना पैसा कम था 1990-91 में तो हम यहां भी तो जा सकते थे, विश्व बैंक के पास भी जा सकते, लेकिन ध्यान रखना ये बंदा हमें कभी भी भुगतान संतुलन विदेशों से सामान खरीदने के लिए लोन नहीं देता है। तो सर ये लोन काहे के लिए देता है? ये लोन देता है अपने देश में सड़कें बनाओ भैया, ठीक है। ये बोलेगा हमसे पैसा ले जाओ, अपने देश में सड़कें बनाओ, अपने देश में बांध बनाओ, ठीक है, अपने देश में रेलवे लाइन बिछाओ, ठीक है, अपने देश में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उनको बनाओ, ठीक है, परियोजनाएं हैं उनको बनाओ। उन सब कामों के लिए हमें पैसा कौन देगा? विश्व बैंक देगा, ठीक है। इससे क्या होगा सर, हमारे देश में अगर सड़कें बनेंगी तो सड़कें बनने से क्या होगा? सड़कें बनने से हमारे देश के अंदर जो सुविधाएं हैं वो थोड़ा मिलेंगी लोगों को, ठीक है, सुविधा ज्यादा होगी, मतलब विकास जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना भी, जब भी किसी देश का विकास होता है तो वहां पे गरीबी कम होती है, ठीक है। देश का विकास होता है तो उससे क्या होती है? गरीबी कम होती है। तो बेसिकली जो आपका विश्व बैंक है ये गरीबी दूर करने के लिए पैसा देता है, दूर करने के लिए पैसा यानी कि लोन देता है। कौन देता है? विश्व बैंक। लेकिन 1991-92 में हमें ना सड़कों की आवश्यकता थी, ना तो हमें बांध बनाने, ना रेलवे, ना परियोजनाओं के लिए। हमें पैसा काय के लिए चाहिए था? हम विदेशों से जो सामान मंगाते हैं उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं था, ठीक हो गया, ठीक है, उसके लिए हमारे पैसा नहीं था। तो इस वजह से हम यहां से पैसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये अलग कामों के लिए पैसा देता है। हमें कहां से पैसा चाहिए था? हमें आईएमएफ से पैसा चाहिए था, जो पैसा हमें इन्होंने अपनी शर्त के अनुसार दिया, ठीक है। वो शर्त कौन सी थी? एलपीजी की शर्त। हालांकि वो एक अलग मैटर है कि एलपीजी का हमें लिटरली बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके बाद 1992 के बाद फिर इसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, ठीक होगा, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा मैंने आपको इसका परिचय मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं सब चीजों के साथ में आईएमएफ की फाइनली स्थापना हो गई। आप एक बात ही ध्यान रखना, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी स्थापना लिख लो। इसकी स्थापना, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। ध्यान रखना इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। आप बोलोगे सर ज्यादातर चीजों का मुख्यालय भी अमेरिका में ही क्यों है? इसलिए क्योंकि इस टाइम पे ज्यादातर जो काम होते थे, ठीक है, जो शक्तिशाली राष्ट्रों में जो काम था, शक्तिशाली राष्ट्र था वो अमेरिका ही हुआ करता था, ठीक है, शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ही हुआ करता था। इस वजह से ज्यादातर चीजों के मुख्यालय कहां आपका अमेरिका में ही है, आप ध्यान रखना, ठीक है। देखिए इसके अगर मैं सदस्यों की बात करता हूं तो इसके सदस्य आपके 190 सदस्य हैं। ये जो आईएमएफ है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इसी तरह से ये आईएमएफ जो है इसकी अपनी अलग करेंसी है जिसे एसडीआर कहा जाता है, ठीक है। एसडीआर क्या है? आईएमएफ की करेंसी है, जिसे हम बोलते हैं, ध्यान रखें, एसडीआर जो इसकी करेंसी है इसे हम बोलते हैं स्पेशल, आपको लिखना है स्पेशल ड्राइंग, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पेशल, एक मिनट देख लेता हूं, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। तो आपसे कभी पूछेगा कि एसडीआर क्या है, तो आप ध्यान रखना ये आपके आईएमएफ की क्या है? एक करेंसी है, आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ठीक है, ये जो आईएमएफ है ये काम क्या करता है सर, इसका कार्य क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले, ठीक है। ध्यान रखना आईएमएफ जो काम करता है बेसिकली काम तो इसका लोन ही देने का है। कैसे कैसे लोन देता है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन काम करने का इसका एक तरीका भी है, ठीक है। इसके काम करने का एक तरीका है, इसके तरीके को बोलते हैं कोटा सिस्टम। क्या बोलते हैं इसका? इसे कोटा सिस्टम कहा जाता है, आप ध्यान रखना। मतलब आईएमएफ जो है ये कोटा सिस्टम के आधार पर ही काम करता है। कोटा सिस्टम सर क्या होता है? जिस टाइम पे आईएमएफ बना था उस टाइम पे इसको बनाने के लिए जिसने जितना पैसा दिया था उसका जो परसेंटेज है, उसका जो कोटा है वो उतना ही है,
ठीक है, इसी को बोलते हैं कोटा पद्धति। ध्यान रखना पे, इसमें जो सबसे ज्यादा कोटा है वो आपका है अमेरिका का। अमेरिका का कोटा इसमें सबसे ज्यादा है सर, कितना है? 17.5%। ठीक है, यानी कि जब ये बना था तो इसमें 17.5% का योगदान किसका था? अमेरिका का ही था। अगर कोई बोलेगा सर इसमें भारत का कोटा कितना है, तो 2.7%। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए, आप एक अगर दूसरे तौर पे आप ये समझ लीजिए, अगर आईएमएफ ठीक है कोई निर्णय लेता है तो उसमें 17.5% भागीदारी किसकी है? अमेरिका की है। मतलब अगर इसने बोल दिया, ठीक है, अगर अमेरिका ने बोल दिया हां, तो मतलब यह है कि 17.5% लोगों ने, मतलब 17 लोगों ने बोल दिया। अगर टोटल लोग 100 हैं, अगर अमेरिका ने हां बोल दिया मतलब 17 लोगों ने हां बोल दिया। अगर भारत ने हां बोला मतलब केवल 2 लोगों ने हां बोला। आपको समझ रहा है? ठीक है, तो इसका योगदान कोटा पद्धति भी क्या करता है, ये जो आईएमएफ है ये काम करता, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, आईएमएफ जो है ये 2 प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है। आईएमएफ 2 प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है। आपको पहले याद रखना भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, सॉरी फोरम नहीं, आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी करता है। आप ध्यान रखना भाई। दूसरा जो है ये ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ही जारी करता है। रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। तो 2 तरह की रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई? आईएमएफ जारी करता है। आप एक बात ध्यान रखना। ठीक है, पहला कौन सा भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपसे ये पूछ लेता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन जारी करता है। दूसरा आपसे पूछता है कि ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये भी आपका आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व स्टेबिलिटी, यानी कि क्या पे विश्व सतत रिपोर्ट, ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। थोड़ा देखना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं करके, ठीक है ना, सर्च कर लेना। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, विश्व आर्थिक आउटलुक बोलते होंगे। ठीक है, और यहाँ पे विश्व सतत क्या है? रिपोर्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आईएमएफ की बात, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमारी जो बातचीत होगी वहां पे वो विश्व बैंक पे होगी। ठीक है, विश्व बैंक की जब मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसकी स्थापना देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है, स्थापना, ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। आप ध्यान रखना। देखिए, विश्व बैंक को ही IBRD कहा जाता है। एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ही IBRD कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे 1944 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना में जो 2 मुख्य लोगों ने अपना विशेष योगदान दिया, एक का नाम है मेनार्ड किन्स, ठीक है, एक का नाम है यहाँ पे आपको लिखना है, देखो मेनार्ड किन्स, एक नाम आपको ये लिखना है, और दूसरा इसमें जब लिखो हैरी डक्स्टर, ठीक है, लिखो यहाँ पे हैरी डक्स्टर, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 लोगों ने इसमें अपना विशेष योगदान दिया पे, हैरी डक्स्टर वाइट, इनका हैरी डक्स्टर वाइट इनका नाम है। तो इसकी स्थापना में 2 लोगों ने अपना विशेष योगदान दिया पे, एक आपका पे मेनार्ड किन्स, दूसरा हैरी डक्स्टर वाइट ने यहाँ पे विशेष योगदान दिया है। देखिए यहाँ पे इसके अगर मैं मुख्यालय की बात करता हूं, मुख्यालय, इसका मुख्यालय वही वाशिंगटन डीसी में ही है, वाशिंगटन डीसी में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका जो मेन काम है, ये जो मेन कार्य करता है, क्या काम करता है सर? 1944 के बाद, जब विश्व युद्ध के बाद जो विश्व स्तर पे जो देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उनकी मदद करना इसका मेन उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या पे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, आर्थिक, इसका उद्देश्य है आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना, देशों की मदद करना ही इसका सबसे प्रमुख काम है। आप ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आपको जो 1-2 बात और ध्यान रखनी है। देखिए, अगर कोई भी देश आईएमएफ का अगर सदस्य, ठीक है, अगर कोई भी देश आईएमएफ का सदस्य अगर नहीं है,
तो वो कभी भी विश्व बैंक का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई देश IMF का सदस्य नहीं है तो उस देश को विश्व बैंक की सदस्यता नहीं दी जाती है। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। इसका यहाँ पे जो विश्व बैंक है ये भी दो प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। इसके आपको दो प्रमुख रिपोर्ट ध्यान रखना पे, ये दो प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है। पहले आपको ध्यान रखना पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग DOING, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट से क्या करता है, ये जारी करता है, ठीक है। तो आपको विश्व बैंक के बारे में आपको इतनी चीज आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले हमने यहाँ पे कुछ बात हमने यहाँ पे UNO की भी हम कर ली थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो सीरीज है, हमारा ये टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इससे आगे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर काम करते हैं, ठीक है। बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।